नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह। आज की क्लास में हम लोग सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पुरानी वीडियो भी आप लोग जरूर देखें क्योंकि उसी के आगे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं में। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान तत्व और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। इसके जो कंटेंट एंड स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। क्यों यूनिक है? इसके कई तत्व जो हैं वो विश्व के विभिन्न संविधानों के उधार लिए गए हैं। विश्व के विभिन्न संविधानों से क्या किए गए हैं? उधार लिए गए हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के कई तत्व ऐसे भी हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कुछ संविधान जो हैं वो विश्व के विभिन्न देशों से उधार भी लिए गए हैं, लेकिन कुछ संविधान, भारतीय संविधान के कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करती है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, हम लोग ने 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो अडॉप्ट करने के बाद मतलब अपनाया था संविधान को, तो संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन विशेष रूप से कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में हुए, जैसे कि 7वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, फिर 97वें संविधान संशोधन और 101 संविधान संशोधन। ये संशोधन जो हुए थे वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे इन संशोधनों में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में मतलब आगे जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसमें संविधान में कई बड़े परिवर्तन किए गए थे और इसलिए इस संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसको? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केशवानंद भारती केस जो था 1973, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी की, क्या व्यवस्था दी कि जो आर्टिकल 368 है के तहत जो संसद को शक्तियां प्रदान हुई हैं, संवैधानिक शक्तियां मिली हैं, तो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। वो शक्तियां संविधान के जो मूल ढांचा है उसको बदलने की अनुमति नहीं देता है। बाकी संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की अनुमति नहीं देता है। अब हम लोग संविधान की विशेषताएं वर्तमान रूप में किस प्रकार हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो वर्तमान रूप में सबसे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिख दिया है, मतलब ये पॉइंट है आपके सामने। लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संसदीय शासन प्रणाली। फिर फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फिर फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सब लिखा हुआ है। और लास्ट में इमरजेंसी प्रोविजन और थ्री टायर गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो पॉइंट हैं इन सब के बारे में हम लोग टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि संविधान के दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसमें? दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? जैसे कि अमेरिका का संविधान, ठीक है, जो लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान जो अलिखित संविधान है। ठीक, अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित है
और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है और लिखित अलिखित में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और सबसे पहला संविधान लिखित कौन सा है? यूएसए का संविधान जो है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो विशालता है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण यह है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसका विशालता का यही कारण है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है, ये ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रीएम्बल 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। 1949 में जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था तो एक प्रस्तावना और 395 आर्टिकल और 22 पार्ट के साथ अडॉप्ट किया था और 8 शेड्यूल थे जब संविधान में। ठीक है, पर प्रेजेंट टाइम में 2019 में कितने हैं? 470 आर्टिकल हैं और 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, और जो 1900 नेक्स्ट पॉइंट में 1951 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें 20 आर्टिकल, क्या 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए गए थे, मतलब समाप्त कर दिए गए थे और एक पार्ट को हटा दिया गया था। कौन से पार्ट को हटा दिया गया था? 7th पार्ट को जो है हटा दिया गया था और ऐड किया गया था 95 आर्टिकल ऐड किया गया था और 4 पार्ट ऐड किए गए थे, 4th A, 9th A, 9th B और 14A। इन सब के बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानकारी लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अभी के लिए इतना केवल जानिए आप। तो जो 4 पहले 8 थे शेड्यूल पर प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल हो गए, तो 9 शेड्यूल और 10 शेड्यूल और 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल कौन कौन से संविधान में संशोधन में संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए? जैसे कि जो 9 शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है वो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 12वीं जो अनुसूची है उसको भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो जान लीजिए कि जो संविधान के भाग और अनुच्छेद में संशोधन मूल संख्या में कोई परिवर्तन ना करते हुए किया गया है। ठीक है, ये जो संशोधन हुए हैं वो संविधान के भाग और अनुच्छेद के मूल संख्या में कोई भी परिवर्तन ना करते हुए किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो अंतिम अनुच्छेद जो होगा वो 395 ही रहेगा और अंतिम भाग जो होगा वो 22 भाग ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गणना करते समय गणना की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 470 हैं और जो भाग हैं वो 25 हैं, मतलब पार्ट जो है वो 25 हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बात और जान लेते हैं, जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है वो केवल 7 पन्नों का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि सरकार का संसदीय प्रणाली सिस्टम जो है वो क्या है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली सिस्टम में 2 प्रकार के शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है संविधान में। एक कौन सी? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली जो है वो राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उसमें जो अध्यक्ष वाली शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और उसका निर्वाचन जो होता है वो सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
तथा वह नियमित समय अवधि तक कार्य करता है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ही है। ठीक है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली ही है। ठीक है, अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई और भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, इंग्लैंड के समान ही भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली की मतलब सिस्टम की स्थापना की गई। ये प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में स्थापित की गई, समान है। ठीक है, संसदीय प्रणाली दोनों केंद्र और राज्य दोनों में ही समान है। अब जो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नामांकित का प्रधान होता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो नामांकित का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो जनता द्वारा प्रतिनिधियों के गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषदों के पास होती है और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और यही प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री पद ही प्रमुख होता है, जो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो है वो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और ये प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार को आधारशिला प्रदान करती है। ठीक है, आधारशिला रखती है किसकी, संसदीय प्रणाली की सरकार की। ठीक है, अब हम लोग और एक पॉइंट जान लेते हैं कि भारत के संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, बात की संसदीय प्रणाली विशेषता निम्नलिखित है। ये पॉइंट बाय पॉइंट मैंने ABCDEF लिख दिया है। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, तो किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की हो, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, जैसे कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट का ही नाम देते हैं राजनीतिक जानकार। अब हम लोग फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है भारत में। सबसे पहले ए में क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक व नामांकित के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति होती है। दूसरे में मेजॉरिटी पार्टी रूल, बी नंबर, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। तीसरा है सी नंबर, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। और नंबर डी जो है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। और पांचवा नंबर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ऑफ एफ नंबर जो है 6 नंबर, एफ नंबर निचले सदन का विघटन, मतलब लोकसभा अथवा विधानसभा का, ठीक है, विघटन। ठीक, हालांकि भारतीय नेक्स्ट पॉइंट जो है, हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसद प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सरकार का संसदीय रूप क्या है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे क्या है, तो भारतीय संविधान भाग 3 में अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मौलिक अधिकार की घोषणा की है। भाग 3 में की है, अपने नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार की घोषणा की है। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर ए, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18।
बी नंबर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 1922, 19 से 22 मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और डी नंबर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ई नंबर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30, ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 मतलब एफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है, अनुच्छेद 32। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये राज्य की विधायिक और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में राज्य द्वारा मूल अधिकारों को प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। ठीक है, जो राज्य द्वारा अगर विधि बनाई भी जाए तो न्यायपालिका के में इसको अघोषित की जा सकती है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। और इस प्रकार न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ हो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जब आर्टिकल राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी में इन सब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में पार्ट जब 3 पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये वर्ड जो हैं वो हैं क्या। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार और उत्प्रेषण, ये सब जो वर्ड हैं और रिट्स, इनका मतलब क्या है वो सब हम आपको आगे की क्लास में पार्ट 3 में बताएंगे। अभी केवल इतना ही समझिए। और जो संसद पर, लेकिन संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है। ठीक है, संसद जो है संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। ठीक है, केवल अनुच्छेद 20-21 को अधिकारों को छोड़कर, केवल 20 और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं इनमें से केवल आर्टिकल 20 और 21 के छोड़कर बाकी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण कि संविधान द्वारा पॉइंट है कि संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, 300 का में किसको? संपत्ति के मूल अधिकार को। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मौलिक अधिकार में जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम लोग चैप्टर जब पार्ट 3 में जब आएगा तो एक एक मूल अधिकार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता थी, नोवेल फीचर था मतलब। ठीक है, इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ठीक है, किसमें? 36 से 51 के। इसको भी हम लोग जब आगे पार्ट 4 जब पढ़ेंगे पार्ट 3 के बाद तो उसमें और अच्छे से 36 से 51 में क्या क्या है
उसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानकारी लेंगे। मोटे तौर पर हम लोग इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला है सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक, मतलब सोशलिस्ट, गांधीयन एंड क्या उदार बौद्धिक। ठीक है, 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, और जो नीति निदेशक तत्व का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का है। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों का जो कार्य है वो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का है और मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। ठीक है, क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और ये देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण और पॉइंट है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान जाता है, किया गया है, मतलब ठीक है, बता दिया मैंने आपको तो समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मिनर्वा मिल मामला जो था 1980, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। जो नींव है, बेडरॉक है भारतीय संविधान की, उसको मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है संविधान की नींव। ठीक है, ये किस केस में कहा गया था, मिनर्वा मिल मामले में कहा गया था 1980। ठीक, ये पॉइंट हो गए मेन पॉइंट राजनीति निर्देशक के सिद्धांत में मेन पॉइंट। अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 ए, किसमें, भाग 4 ए में है। भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिनमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को यह कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्र ध्वज, ठीक है, क्या कर्तव्य है, संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुसरण करे। सभी लोग में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। समझ में आया क्या कहा गया है? भारतीय का ये इसके तहत प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होगा कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की आदर करें। ठीक है, और सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा भी करें और मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को अनुसरण करें और सभी लोग में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। ये सब मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और किसमें, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, मतलब 51A का भाग बनाया गया। ठीक है, और जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, पर अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, पहले 10 शामिल किया गया था, अब एक और बढ़ गया है। ठीक, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य
बच्चों के माता पिता का संरक्षक पर आरोपित किया गया है। ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता को सौंपा गया है। किसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, ये मेन पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और मेन एक पॉइंट और है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निदेशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे और मैं उसको समझा दे रहा हूँ। जैसा कि संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्यम विवाद के समाधान और संविधान के निर्वाचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघ और राज्यों के मध्य जो विवाद होता है उसका समाधान और संविधान के निर्वाचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है और उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। ठीक है, न्यायपालिका पे ही मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी एक महत्व विशिष्टता है। एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष व सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, शीर्ष कौन है? एकीकृत न्यायपालिका का शीर्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो राज्यों में उच्च न्यायालय है। ठीक, राज्यों में उच्च न्यायालय है और नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें हैं। ठीक है, अपने अपने स्तर पे हैं, पर सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है शीर्ष पे। ठीक है, बाकी फिर राज्य के लिए हाई कोर्ट हो गया, फिर बाकी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्रमबद्ध अधीनस्थ न्यायालय हो गए, निचली अदालतें जितनी हो गई, और न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज कानून को लागू करता है। हालांकि एक पॉइंट और है कि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका और राज कानून को राज न्यायपालिका लागू करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज कानून को लागू करती है। ठीक है, उच्चतम सर्वोच्च अदालत जो है वो केंद्रीय कानून के साथ साथ राज कानूनों को भी लागू करती है। ठीक, और इसमें एक और मेन पॉइंट है कि इसके लिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका में ये बहुत ही जरूरी था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जिससे उन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का दबाव न डाला जा सके। ठीक है, और इसी के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका का स्थापना हो सकेगी, नहीं तो भाई ऐसे दबाव रहेगा तो नहीं हो पाएगी। ठीक, ये हो गए स्वतंत्र न्यायपालिका में मेन पॉइंट जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण।
ठीक है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय क्या है, संश्लेषण को समन्वय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जैसे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, बैलेंस बनाया गया किसके, इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं अभिभावक का दर्जा प्राप्त है, अतः वहां की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परीक्षण करती है। कहाँ की न्यायपालिका करती है, अमेरिका की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश परीक्षण करती है। ठीक है, यह संविधान के उपबंधों के विपरीत तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो उन कानून एवं आदेशों को निरस्त कर देती है। परीक्षण करने के बाद देखती है कि अगर ये उपबंधों के विपरीत हो तो उसको निरस्त भी कर देती है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह उन विधियों एवं आदेशों को निश्चित कर दे जो संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, जो संविधान के विरुद्ध हो उसको निश्चित भी कर सकती है, मतलब निरस्त कर सकती है। और संसद को भी अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। जैसे कि दुर्गादास बासु ने इसे एक अद्भुत समन्वय बताया है, अद्भुत बैलेंस बताया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और लचीलापन। संविधान में जो कठोरतापन और लचीलापन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं संशोधन की दृष्टि से संविधान फ्लेक्सिबल तथा रिजिड दो प्रकार का होता है, मतलब नम्य तथा अनम्य होता है, मतलब कठोर और लचीलापन होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कठोर और लचीलापन के होते हैं? लचीलापन होता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है वो कठोर संविधान होते हैं। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और वह संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है वह नम्य संविधान होते हैं, मतलब लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कहलाते हैं। और भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपबंधों को आसानी से किंतु कुछ उपबंधों को कठिनाई से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको दोनों कह सकते हैं। भारतीय संविधान को कठोर प्रोसेस भी है और लचीला प्रोसेस भी है, जिसके कारण इसे मतलब नम्यता और अनम्यता, मतलब कठोरता और लचीलापन का अनोखा मिश्रण भी कहा जा सकता है। ठीक है, अनोखा मिश्रण है। और एक बात और ध्यान देते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सर आइवर ने कहा था कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है, जबकि केसी हैयर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित किया गया है।
ठीक है, किसने कहा था? केसी अय्यर ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक, केसी अय्यर ने कहा था, इसको ध्यान देना। अब अनुच्छेद 300, एक पॉइंट और है कि अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। पहला प्रावधान जो है वो इसमें नोट नहीं मतलब किया गया है, ए और बी ये बताया गया है, इसको पॉइंट बता दिया गया है। तो सबसे पहले में क्या कहा गया है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दोनों संसदों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। ठीक है, क्या कहा मतलब समझ में आया? कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, मतलब 50+1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पार्ट बी नंबर क्या कहता है? बी नंबर जो प्रावधान है उसमें कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम सम प्रोविजन, मतलब इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायिक प्रक्रिया के तहत ही संसद में समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, उसको समान बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। कठोरता और लचीलापन, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी संविधान में क्या है, उस सब के बारे में किसने क्या कहा है वो भी बता दिया है, और 368 के तहत संविधान का प्रावधान, संशोधन का प्रावधान जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, एकात्मक पूर्वग्रह के साथ संघीय प्रणाली। ठीक है, मतलब एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे टू गवर्नमेंट, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आदि। ठीक है, ये क्या है? लक्षण है संघ के सभी आम लक्षण जो विद्यमान है। कौन कौन से? दो सरकार, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द्विसदनी बाइकैमलिज्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स, मतलब कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र, एक संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेट जुडिशरी, ठीक,
और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, और अखिल भारतीय सेवा और आपातकालीन प्रावधान, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविजन भी है, और इत्यादि। ठीक है, ये भी विद्यमान है, ये लक्षण भी विद्यमान है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, द टर्म फेडरेशन हैज नाउ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच वह किसी भी समझौता का निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौता का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, ये चीज भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केसी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है। किसके अनुसार? केसी अय्यर के अनुसार क्वासी फेडरल अर्धसंघीय संविधान है। और सर अय्यर ने कहा है कि वह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब केंद्र की प्रवृत्ति सशक्त है। किसने कहा है? सर अय्यर ने। और केसी अय्यर ने कहा है अर्धसंघीय संविधान है भारतीय संविधान। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। जो मैंने नहीं भी मतलब जो नहीं लिखे हैं, जो डिस्क्राइब करने वाले थे वो भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अधिकतर पॉइंट डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसलिए अधिकतर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो समझने लायक हैं। बाकी जो पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकल नागरिकता में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि संविधान द्वारा समानता, दोहरी नागरिकता, प्रथम संघ की तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है, जैसे अमेरिका में। ठीक है, किंतु भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, अमेरिका में तो प्रथम संघ और द्वितीय राज्य की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान में भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं होता है। मतलब समझे कि भारत का नागरिक होता है लेकिन किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। ठीक है, ये भी बात आप समझ लीजिए। और जैसे कि और दूसरी ओर क्या है, अमेरिका जैसे देशों में जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, और पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदान करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, जो कि मैंने इसमें लिख भी दिए हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि कोई नागरिक अधिकार प्राप्त होते, नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजाति क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। ठीक है, कभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों की संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जिसका अर्थ है कि संविधान निर्माताओं ने भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है,
बाकी अब हम लोग नेक्स्ट, अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को एकल नागरिकता के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वयस्क मताधिकार में बात करते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। ठीक है। और भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार अपनाया जाना नए संविधान के महान एवं क्रांतिकारी विशेषता है। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष फिक्स की गई है। 21वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन का मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1988 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। उससे पहले 21 वर्ष थी आयु, लेकिन अब न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। किंतु अनिवास, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। बाकी तो सबको प्राप्त है, लेकिन अनिवास, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण जिसके हो सकते हैं उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। बाकी सबको पूरा अधिकार है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि देश के वृद्ध आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माता द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा आकार था देश का और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी, उच्च गरीबी भी थी और सामाजिक असमानता और अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक एवं सराहनीय प्रयोग था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि वयस्क मताधिकार लोकतंत्र मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लास्ट पॉइंट है, मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड। मतलब क्या है? लोकतंत्र, वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों को रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। ठीक है। नई आशाओं का प्रकाश जगाता है। ठीक है। और अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर भी देता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान केवल विधायिका और कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य, जो सरकार जो कौन सी, केंद्र और राज्य, न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि ये कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। ठीक है। केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार
और न्यायिक अंग की उपलब्ध कराता है, बल्कि ये स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकाय को स्थापित किया है, स्थापना भी किया है, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे कि पहला, इलेक्शन कमीशन। संसद और राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग बनाया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। बी पॉइंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ये जनता के पैसों के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों को उचित होने पर टिप्पणी करते हैं, वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट देते हैं कि कितना खर्चा किया, अवैध खर्चा तो नहीं हो रहा है, क्या क्या खर्चे हुए सरकार द्वारा, उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, और तीसरा, यूनियन पब्लिक कमीशन, सी नंबर, संघ लोक सेवा आयोग। ये अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासन मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग व अखिल भारतीय सेवाओं उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, और डी नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवा के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासन के मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने का काम है। ठीक है, ये स्वतंत्र निकाय थे 4 प्रकार के, जिनको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से थे स्वतंत्र निकाय? एक बार है इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 4 हैं स्वतंत्र निकाय। अब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जान देते हैं कि जब संकट काल आता है तो उसके संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है। ठीक है, संकट काल के समय विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं और संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। बी नंबर, राज्य में आपातकाल राष्ट्रीय शासन है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और नंबर 3, फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय में स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक, और संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। ठीक,
और एक पॉइंट और इसमें है कि एसआर बम्बैया बनाम भारत संघ के मामले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल संविधान है। अब हम लोग त्रिस्तरीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिस्तरीय सरकार क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र व राज्य है और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व राज्य की शक्तियां आवंटित है। लेकिन बाद में 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में तीन स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। ठीक, तो संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नया भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिका मतलब शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कौन कौन सी? दो, पंचायत राज व्यवस्था और पंचायती सिस्टम को और शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को जोड़ा गया। ठीक, अब सहकारी समितियां क्या हैं उसको हम लोग जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? 97वें संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया और इस संदर्भ में 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। पहला, सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। दूसरा, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43B। ठीक है, और इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक। ठीक, ये 3 पॉइंट जोड़े गए। सहकारी समिति क्या होती है? लिमिटेड जो सोसाइटीज होती हैं, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक जैसे हो गया, ये सब सहकारी समितियां हैं। अब कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट तो मेन हो गए। आर्टिकल 19 के तहत क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 43 के तहत DPSP में एक प्रमोशन इंक्लूड किया गया और आर्टिकल 3 के तहत अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक 9वीं में जोड़ा गया। अब एक पॉइंट और है कि नया भाग जो 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक एवं स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। ये संसद के अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सहकारी समितियों में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था और